अमित जी, आपका न्यू इंडिया एजेंडा पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने ये शाम बिताई है यहाँ पे कुछ ब्रेव सोल्जर्स, उनकी फैमिली के संग, जिन्होंने अपनी जान भी दांव पे लगाकर देश के लिए लड़ाई लड़ी। इन लोगों से मिलकर, इन लोगों को देखकर मन में आक्रोश भी होता है, गुस्सा भी आता है। तो इसलिए मेरा पहला सवाल जो है आपसे इसी विषय पर रहेगा। आपकी सरकार ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की, अभी बालाकोट पे एयर स्ट्राइक भी की। इसके बावजूद जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान में फ्रीली काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं और आए दिन कश्मीर पे हमला कर देते हैं। तो इस पर सरकार का क्या कदम रहेगा? क्या इसका जवाब है इससे कुछ बड़ी स्ट्राइक या कोई और कठोर कदम? देखिए, मैं मानता हूं कि 10 साल पहले अगर इस प्रकार के कठोर कदम उठाने की शुरुआत हुई होती तो आज दोनों हादसे होते ही नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक और इससे बड़ी स्ट्राइक, एक भी निर्णय, एक भी कदम हमारी ओर से शुरुआत नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का नजरिए में बदलाव किया है। पहले लड़ाई भारत की भूमि पर होती थी, जब वो घुसते थे तब हम रोकने का प्रयास करते थे, कुछ वो मरते थे, कुछ हमारे जवान शहीद होते थे। अब हर एक घटना के बाद उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और जहां से आतंकवाद शुरू होता है वहीं मर्म स्थान पर चोट करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। ये अप्रोच का जो अंतर है, मैं मानता हूं यही इसका समाधान है। हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, क्योंकि ये सोच जहां पनपती है वहां हिंदुस्तान का संविधान के दायरे में नहीं है। मगर जहां पर पनपती है वहां अपने आत्मरक्षा की अधिकार का उपयोग करते हुए हम उस पर चोट जरूर कर सकते हैं, और ये करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, इसी का द्योतक है कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर भारत की सीमाओं की आपने सम्मान नहीं किया, भारत के जवानों की सुरक्षा के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया, तो आपको उसका जवाब मिलेगा। तो इसका मतलब आने वाले समय में अगर ये चलता रहा तो इसका और कठोर जवाब दिया जाएगा। नीति के तहत ये कह सकते, इसको ग्रॉस स्टेटमेंट के नाते नहीं देना चाहिए। मैं नीति की बात कर रहा हूं। अब आज भी अगर आप देखें तो जैसे चाहे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हो, आज भी उन्होंने कुछ प्रूफ हम लोगों से मांगा है कि पिस्तौल किस मेक की थी और FIR लॉन्च किया कि नहीं किया भारत सरकार ने। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें करके वो ये दिखाते हैं कि इस बारे में वो सीरियस नहीं है, सिर्फ बात को टालना चाहते हैं। तो आप उनसे अपेक्षा क्या करते हैं? क्या वो स्वीकार कर ले? ये संभव ही नहीं। सवाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नहीं है, हमारे यहां जो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं उनका सवाल है। पाकिस्तान तो यही करेगा। मगर जैसे ही आज अगर स्टेटमेंट इमरान खान ने दिया है तो कल देखना यहां से ही पूरी ब्रिगेड काऊ 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 कर कर चालू हो जाएगी। मुझे दया इनकी आती है कि आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भाषा बोल रहे हो, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, टेररिस्ट सरगना की भाषा बोल रहे हो। किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं आप? कहां खड़े हैं? पहले आपकी साइड तय करिए। देश की जनता के हितों के साथ खड़े, शहीद जवानों के साथ खड़े, देश की सुरक्षा बलों और सेना के साथ खड़े, या उनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं? यहां पर जो राजनीति करते हैं, ओछी राजनीति करते हैं, उनको जनता ने पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। ऑपोजिशन पार्टीज की आप बात कर रहे हैं तो उससे ये सवाल आया कि ऑपोजिशन पार्टीज अभी भी कह रही हैं कि ये जो अभी मिशन शक्ति हुआ, ये इलेक्शन के इतने पास हुआ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था और उसके रहते भी प्रधानमंत्री ने एक नेशन वाइड एड्रेस किया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को राष्ट्रवाद के मुद्दे से जोड़ रहा है और उसको उसके तरफ से आगे लेकर जा रहा है। तो उसमें आपत्ति क्या है? राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव नहीं होना चाहिए क्या देश में? मैं मानता हूं देश का हर चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए और देश की जनता ने तय करना चाहिए। और जो ये बातें करते हैं, मैं इनकी ज्ञान वृद्धि के लिए बताता हूं,
इस प्रकार के जब अंतरिक्ष में टेस्ट होते हैं तब इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास संवाद कर कर इसका एक टाइम तय किया जाता है। अंतरिक्ष के अंदर हम ये प्रयोग करना चाहते, इसका एक समय निश्चित किया जाता है जिससे और कोई उपग्रह इसके रास्ते में ना आए, और सबके साथ ये चर्चा होकर समय तय किया जा सकता है। कम से कम 2-3 महीनों का प्रोसीजर है और उसके बाद में ऐसे टेस्ट होते हैं। तो इसको चुनाव से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। और जहां तक प्रधानमंत्री के प्रेस करने का सवाल है, प्रधानमंत्री की घोषणा करने का सवाल है, हालांकि वो प्रेस नहीं थी, राष्ट्र को उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था। तो आप विपक्ष के नेता करेंगे क्या? जिनके पास मैंडेट है, जो फैसला करता है, वही जनता को इन्फॉर्म करेगा। और ये आज से नहीं हुआ, इंदिरा गांधी से हो रहा है जी। तो जब उनका प्रधानमंत्री करे तो ठीक है, और अगर मोदी जी करें मैं तो... ऐसा नहीं कहता, मैं इनको याद दिला रहा हूं कि इंदिरा गांधी के समय से हो रहा है। अमित जी, बालाकोट अटैक के बाद ऑपोजिशन ने फिर सबूत मांगा। कुछ लोगों ने कहा कि कितने लोग मरे, इसका क्या वो है। आप वरिष्ठ नेताओं में पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने 250 का नंबर, एक आंकड़ा सामने रखा। ये आंकड़ा आपने कहाँ से निकाला? देखिए, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स थे, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर का, और मैं इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट नहीं देखा, हिंदुस्तान के मीडिया के आंकड़ों पर ही किया है। मैंने विदेशी मीडिया के आधार पर नहीं कहा है। पर अमित जी, एक चीज आती है कि अगर लोग, अपोजिशन पार्टी कहती है कि अगर प्रूफ मांगो तो हम लोग को एंटी नेशनल कहा जाता है। फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं कि जब भी प्रूफ मांगते हैं तो हमको बोल दिया जाता है कि हम एंटी नेशनल है। प्रूफ देने में प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई प्रूफ हो, सबूत हो तो दे देना चाहिए। मुझे लगता है कि सेना ने, एयरफोर्स ने, पहले सर्जिकल स्ट्राइक के समय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, इस बार एयरफोर्स और विदेश विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इस देश में अभी ऐसे दिन नहीं आए हैं कि जब सेना और एयरफोर्स के जवानों पर भी अविश्वास किया जाए। देश की जनता को पूरा विश्वास है। इस देश की सेना इम्पार्शियल तरीके से देश की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। वो बहुत बड़ा भरोसा देश की जनता को है। कुछ नेताओं को नहीं है, तो उनको अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। इसके लिए पद्धति नहीं बदलनी चाहिए। अमित जी, पाकिस्तान से जिस तरह से पाकिस्तान का रवैया रहा है, क्या आपको लगता है कि जो हमारा शेयर ऑफ डिफेंस नेशनल बजट में है वो एनडीए की सरकार में नीचे आया है? हमारा मॉडर्नाइजेशन बजट भी, जो हमारे नेशनल बजट के का जो शेयर है वो भी नीचे आया। तो क्या आपको लगता है आने वाले समय में हमको इस पर कुछ वृद्धि लानी पड़ेगी, इस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे? नीचा आया है ये कहना ठीक नहीं है। राशि की दृष्टि से तो अब तक का सबसे बड़ा बजट वित्त मंत्री जी लेकर जो आए हैं, मोदी जी लेकर जो आए हैं, वो सबसे बड़ा बजट राशि की दृष्टि से। हो सकता है हमने ढंग से हथियारों की खरीदी की होगी तो व्यय थोड़ा कम हुआ होगा, परंतु मैं मानता हूं कि पर्याप्त मात्रा में बजट दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देश की सुरक्षा है। इसके अंदर कोई गोताही नहीं की जाएगी। यूपीए की सरकार के समय 10 साल तक सेना का मॉडर्नाइजेशन, सेना की संचार व्यवस्था का मॉडर्नाइजेशन और कोऑर्डिनेशन बिटवीन 3 विंग्स, इसको किनारे पर रख दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद तीनों के लिए 15 साल का एक चरणबद्ध समयबद्ध कार्यक्रम बना है और वो कार्यक्रम समय पत्रक के हिसाब से ठीक ही चल रहा है। अमित जी, कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करना बीजेपी की मांग रही है। क्या आपको लगता है कि आप उसको इस बार फिर मैनिफेस्टो में लाएंगे? और पिछले 5 साल में आपकी सरकार इस दिशा में क्या कर पाई? देखिए, जहां तक मैनिफेस्टो में लाने का सवाल है, 1950 से भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। हमारा देश की जनता के प्रति कमिटमेंट है, इसमें हमारा कोई बदल नहीं हुआ है। जहां तक क्यों नहीं हुआ का सवाल है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है। मुझे लगता है 20 तक ये भी हो जाएगा। अमित जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात की थी।
नरेंद्र मोदी जी ने मुझे एक इंटरव्यू में बोला था कि कश्मीर में युवाओं को विकास भी चाहिए, उनको विश्वास भी चाहिए। मगर फिर भी हम देखते हैं कि जो जवान हैं, वहाँ के जो नौजवान हैं कश्मीर में, वो जिहादिस्ट ग्रुप की तरफ आकर्षित होते हैं। तो उन पर क्या करना पड़ेगा हमको जिससे कि हम उनका विश्वास जीत सकें, उनको अपनी तरफ ला सकें? देखिए, अटल जी और नरेंद्र भाई के दोनों के स्टेटमेंट्स सरकार की विल को दर्शाने वाले हैं। ये दोनों स्टेटमेंट बताते हैं कि हम अपने मन के अंदर कश्मीर के जवानों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक योजना लेकर बैठे हैं, मगर उसके लिए कश्मीर के अंदर शांति चाहिए। और जो अलगाववादी नेता है, जो अलगाववादी संगठन है और पाक प्रेरित टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने इसको कभी सफल नहीं होने दिया। विगत 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कश्मीर के लिए एक कठोर फैसले एक के बाद एक लेकर लेने की शुरुआत की। सबसे पहले उनके विदेशी जगहों से आने वाले आर्थिक स्रोतों को बंद करने का काम किया। उसके बाद में उनके ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगाया, जमायत-ए-इस्लामी और जम्मू JKLF पर प्रतिबंध लगाने का काम किया, उनकी सुरक्षा वापस दे ली है। ढेर सारे लोगों पर जो मुकदमे बंद पड़े थे उसको हमने खोलने की शुरुआत की है। मैं मानता हूँ इस दिशा में सरकार ने 1 साल के अंदर बहुत कठोर कदम उठाए हैं, जिससे कि अलगाववाद की विचारधारा को आगे बढ़ते हुए रोका जा सके और कश्मीर के युवाओं को गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं उस पर एक नकेल कसी जा सके। जहां तक टेररिज्म का सवाल है, विगत 5 साल के अंदर जब से कश्मीर के अंदर टेररिज्म शुरू हुआ, 90 के समय से आज तक सबसे ज्यादा टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज करने का काम अगर किसी एक सरकार ने किया है तो मैं बड़े गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबसे ज्यादा टेररिस्टों को खत्म करने का काम किया। और ये सिलसिला आगे रहेगा, बढ़ता रहेगा जब तक इसका परिणाम ना आए। 3 मोर्चे थे, एक तो टेररिस्टों के खिलाफ हथियार से जवाब देना, अलगाववाद को के रास्ते पर कश्मीर के नौजवानों को बढ़ते हुए रोकने के लिए अलगाववादी संगठनों पर नकेल कसना, और तीसरा मुद्दा था कि दुनिया के अंदर कूटनीतिक के माध्यम से पाकिस्तान को अलग थलग करना। मैं मानता हूं इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। एयर स्ट्राइक करने के बाद, पाकिस्तान की भूमि पर एयर स्ट्राइक करने के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी रही है। पूरी दुनिया ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को एक्नॉलेज किया है और पूरी दुनिया भारत के साथ एक कदम का, भारत ने जो कदम उठाया है उसका स्वागत किया है। कश्मीर के बारे में पाकिस्तान आज दुनिया में अलग थलग पड़ा है। किस प्रकार से नरेशन बदला है आप कल्पना करिए। 5 साल पहले नकली हिंदू आतंकवाद की चर्चा देश में थी, आज पाकिस्तान के दुनिया में थी, और आज पाकिस्तान के